Jai Hind everyone, myself Anuj Chaudhary welcomes you on the YouTube platform of Dreamers Academy और आज मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर। रोहित मेहरा sir is an alumni of St. Thomas School, Dehradun. After clearing the CDS exam, sir joined IMA in 2003 and after completing his training, he was commissioned in the Regiment of Artillery in 2004. 20 साल की एक लंबी ग्लोरियस सर्विस के बाद सर ने DIPR के एग्जाम को क्लियर किया, जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, और उसके बाद ही वॉज पोस्टेड एज अ साइकोलॉजिस्ट इन 22 SSB बोर्ड भोपाल. Till now, Rohit sir has assisted more than 800 of students and proved himself as an asset to the Indian Army. तो आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो आप इंट्रोडक्शन से ही पता लग गया होगा कि यार जिनका इंट्रोडक्शन ऐसा है उनके बारे में आज हमें कितनी सारी चीजें आज जानने वाले हैं. तो फटाफट से रेडी हो जाइए. SSB को लेकर आपके जो भी सवाल हैं या जो मेरे सवाल रहते हैं और आपके सवाल रहते हैं बिहाइंड दी वॉल्स वाले कि सर इंडियन आर्मी के जो इधर तैयारी वाला फेज है वो तो हम सबको पता है, लेकिन IMA में रिकमेंड होने के बाद में जो ट्रेनिंग वाला फेज है या जो रगड़ा वाला फेज है या फिर बाद में जो बॉल पार्टी वाला फेज है उसके बारे में बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन मैं आज आपसे सर के सामने लेके आया हूं. सर पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और ये टाइम दिया हमारे बच्चों को लिए. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स. Well, thank you, Anuj. You've given a very detailed introduction about me. तो अभी introduction देने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है. But we'll have a healthy interaction and hopefully मैं जितने भी candidates ये channel देख रहे होंगे, I should be able to answer all their queries and hope this video is of assistance to them. थैंक यू सर. वैसे इंट्रोडक्शन का बता दूं, मैं पिछले 4-5 दिनों से रोहित सर के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ. सर ने कहाँ कहाँ सर पोस्टेड थे आपके एनिमी टेरेन्स में, कारगिल में, लद्दाख में, तो उनके बारे में रिसर्च करने के बाद मेरे पास इंट्रोडक्शन सर इतना बड़ा था, आप झूठ मानोगे मैंने उसको बहुत कंसाइज किया है. और कंसाइज करने के बाद मेरा था कि यार मैं 30 सेकंड में रोहित सर का इंट्रोडक्शन कर लूं, अदरवाइज मैं सर के इंट्रोडक्शन ही में 5 मिनट ले लूं. सर सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है बच्चों की तरफ से कि जो स्क्रीनिंग वाला फेज होता है ना, आप देखते हैं कि यार बहुत सारे बच्चे तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं. उसमें जो PPDT वाला फेज होता है या जो टेट वाला फेज होता है, तो मेरा बच्चों की ओर से ही, आप लोगों की ओर से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर जब बच्चा SSB के लिए स्क्रीनिंग वाले फेज में जाता है तो स्क्रीनिंग में जो PPDT है वहाँ पे 2-3 सवाल बच्चों के बहुत कॉमन से रहते हैं कि क्या पॉजिटिव ही स्टोरी लिखना हमेशा नेसेसरी है, या स्टोरी जब आप लिख रहे हैं क्या उसमें हैंड राइटिंग मैटर करता है या नहीं करता है, क्या उसको 4 मिनट में ही खत्म करना है, या उसकी कुछ लेंथ होनी चाहिए कि सर इतने वर्ड्स में या इतनी लाइंस में स्टोरी को खत्म करना है, आप नेगेटिव स्टोरीज नहीं बना सकते. ये बहुत सारी मिथ्स बच्चों के माइंड्स में चलती रहती हैं जिसके लेके वो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं सर. तो PPDT के बारे में मुझे सबसे पहले जानना है, उसमें जो क्या है वो सब चीज़. सबसे पहले तो मैं PPDT का बताना चाहूँगा. PPDT स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें विच विल डिसाइड बेसिकली कि आप स्क्रीन इन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. सो द कैंडिडेट्स नीड टू बी वेरी डेलिब्रेट एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स वेरी डेलिब्रेटली, जहाँ तक PPDT का सवाल है. और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो है पिक्चर की जो पिक्चर दिखाई जाती है, उसको जो स्टोरी है वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए पिक्चर से. जी. कई बच्चे क्या करते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन से आते हैं, या कुछ कोचिंग एकेडमीज में क्या करते हैं, वो रट लेते हैं कुछ पिक्चर्स जो मेरा दोस्तों ने बताई है. वही था कि हमें सिखाया जाता है या बताया जाता है कि ऐसा लिखना है, तो पहले से एक इमेज होती है कि यार पिक्चर कोई सी भी हो, लिखना मुझे यही है. हाँ, तो वो बहुत गलत अप्रोच है, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं. क्योंकि ये गाइडेंस अगर कोई दे रहा है कि आप ये स्टोरी याद करके चले जाओ, तो वो एक गलत तरीका है इस टेस्ट को अप्रोच करने के लिए. आपको अपनी इमेजिनेशन से और अपने थॉट प्रोसेस से आपने स्टोरी लिखनी है. तो यहाँ तक तो ये है. अब आपका दूसरा सवाल था कि पॉजिटिव होनी चाहिए स्टोरी ऑलवेज. करेक्ट. सो ऐसा नहीं है, कई डिपेंड करता है पिक्चर किस टाइप की आपको दिखाई गई है. अगर पिक्चर के अंदर कुछ ऐसा सीन दिया हुआ है विच इज़ जनरली टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, तो आपकी स्टोरी उसी पे ही रिवॉल्व करेगी.
इट कैनॉट हैपन कि अगर आपको उसमें दिखाया हुआ है कोई बंदा किसी को चाकू मार रहा है तो आप उसके ऊपर फिर एक प्ले बना दीजिए, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ और ही थीम लेके स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, विच इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. द whatever the theme, whatever the picture is saying, आपको स्टोरी उसी से रिलेटेड बनाने की जरूरत है. ठीक है, थैंक यू. सो दैट इज द सेकंड पार्ट. एंड द थर्ड पार्ट इज कि हाउ मच लेंथ ऑफ द स्टोरी शुड बी देयर. सो अराउंड 100 words इज जनरली दैट इज एक्सपेक्टेड कि आप एक पैराग्राफ के करीब एक स्टोरी लिखें, और उसके अंदर आपके पास सफिशिएंट टाइम है. 4 मिनट का जो समय है वो एक काफी समय होता है 100 जिसमें वर्ड्स आप के लिए सफिशिएंट. 100 वर्ड्स आप आराम से उसमें लिख सकते हैं. हाँ. तो सर जैसा आपने बोला था वो चाकू मारने वाली जो बात थी, एक छोटे सा सवाल और आता है कि सर फॉर एग्जांपल पिक्चर में आपको 4, 5 और 6 कैरेक्टर आर देयर, तो शुड बी नेम देम ऑल, और हमें अपनी पूरी स्टोरी अपने मेन कैरेक्टर को लेके बनानी है, सबको नेम देना है कि ये इसका भाई है, इसकी ब्रदर है, उसको मेंशन करना है, सबको डिफाइन करने की जरूरत है? सी अगर बहुत ज्यादा क्राउड है तब तो आप ज्यादा नहीं कर सकते. नहीं हाँ, कर अगर 3-4 लोग हैं तो डेफिनेटली यू कैन नेम द कैरेक्टर्स एंड मेक अ स्टोरी. डिपेंड का आपका स्टोरी का प्लॉट क्या है, प्लॉट क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, और उसके हिसाब से आप नेम भी कर सकते हैं. अच्छा सर, एक और छोटा सा मेरा सवाल था कि जब हम स्क्रीनिंग में जाते हैं, फर्स्ट डे जाते हैं, तो वहाँ पे जो 12th वाली स्टोरी है वो ब्लैंक आती है, तो उस ब्लैंक वाले का क्या अप्रोच रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई पिक्चर भी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ आपका है कि आप पॉजिटिव थॉट इमेजिन करते हैं, नेगेटिव थॉट इमेजिन करते हैं. आपने क्या 12th वाली स्टोरी किसी भी तरह से पर्टेनिंग है टू द रिमेनिंग 11 स्टोरीज, और यू कैन जस्ट मेक योर ओन स्टोरी वट एवर यू वॉन्ट टू मेक? सी इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि what that the 12th story will be a blank slide in which you are free to imagine a picture of your own choice and then write a story around that picture. तो बच्चा जो भी इसको अपीयर कर रहा है इस टेस्ट में, ही कैन इमेजिन एनी पिक्चर ऑफ हिज चॉइस, और उसके ऊपर जो उसको लगता है ठीक, उसके ऊपर वो स्टोरी बना सकता है. थैंक यू. और उसके बाद में एक, जैसे मैं अभी आपका बैच है, मैं आपसे उसके बारे में भी पूछूंगा. एक बच्चे से मैं मिला था तो उसने मुझसे सवाल किया था कि सर जो हमें सेंटेंस फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है हमारा, एक वर्ड आपको मिला उससे सेंटेंस है, तो उसके भी ये सवाल है कि सर क्या हमेशा हमें पॉजिटिव ही जाना है, हमें कभी नेगेटिव जाना ही नहीं है? ना हमें पीपीडीटी में नेगेटिव जा सकते, हमें 12 की 12 स्टोरीज पॉजिटिव लिखनी है, हमें सारे के सारे जो सेंटेंस फॉर्मेशन वाला पार्ट है वर्ड से वो भी सारा पॉजिटिव रहना है. नेसेसरी है पॉजिटिव वाला, या बस जो आपने बोला था कि सर बस मिथ है, और आप उसको, अगर आपका प्लॉट है चाकू मारने वाला, तो आप उसको नेगेटिव स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उसको नरेट कैसे किया उसके सामने. तो उसमें वर्ड्स वाला जो फॉर्मेशन पॉजिटिव पार्ट, इज इट नेसेसरी और नॉट? एक तो ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जब मुझे बोला जाता है तो मैं बहुत ज्यादा हंसता भी हूँ इस बात को लेके कि क्या बोलना चाहते हैं लोग पॉजिटिव से. अगर वर्ड नेगेटिव है और थोड़ा सा मतलब सीरियस टाइप का वर्ड है तो आपका सेंटेंस भी सीरियस टाइप का ही बनेगा. The only thing is that you should use your own imagination while making the sentence. आपके अपने सोच विचार से सेंटेंस बनना चाहिए, rather than कि एक कट कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ आंसर यू गिव, या फिर एक कोई ईडियम लिख दिया. तो ईडियम फ्रेजेस तो ये क्लास 6 में भी सिखाई जाती है. क्लास 6 में भी सिखाई जाती है. तो आपकी अपनी इमेजिनेशन कहाँ गई? तो दैट इज द प्लेस वेयर द द चाइल्ड और द स्टूडेंट नीड्स टू टेक केयर दैट ही यूजेस हिज ओन आइडियाज, हिज ओन इमेजिनेशन टू फॉर्म अ सेंटेंस. ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी सर की इडियम्स एंड फ्रेजेस तो हमें क्लास 6 में भी लिखाए जा रहे हैं. बच्चे वहाँ पे वोकेबलरी यूज करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं कि यार ये वाला इडियम्स अच्छा है, इस वर्ड पे हम लगा के उसको बना देते हैं. आपकी इमेजिनेशन तो जीरो हो जाती है. एंड दिस इज द थिंग व्हाट साइकोलॉजिस्ट इज ऑब्जर्विंग. ठीक है. तो सर ने अभी एक बात बोली थी चाकू मारने वाली, तो मैं उस वाली बात को आप बोलोगे सर, तीसरी बार आपने ये नाम ले लिया, सर से उठा लेता हूँ. सर, इन दी 20 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस, व्हाट वाज योर, आप कह सकते हैं व्हाट वाज योर डेडलीस्ट मोमेंट, सो दैट यू कल दैट यार अनुज ये वाला जो मोमेंट था ना वो बहुत ही क्लोज एनकाउंटर था, और यहाँ पे कुछ वो इमेजिन था. तो मैं वो व्हाट वाज योर डेडलीस्ट मोमेंट इन दी 20 years सर? although I'm an artillery officer, but I was lucky कि मेरे को डेपुटेशन पे जाने का मौका मिला, और मैं असम राइफल्स में डेपुटेशन पे गया था. So Assam Rifles is you can say that it's now it's under CPOs, Central Paramilitary Organization. So I was posted in Nagaland.
दीमापुर नाम की एक जगह थी जहाँ पर मैं पोस्टेड था, हाँ हाँ और वहाँ पर मेरे को एज अ कंपनी कमांडर ऑपरेट करने का मौका मिला। हम्म। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इट वाज अ वेरी क्लोज कॉम्बैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वहाँ पर इंसर्जेंसी वाज एट इट्स पीक जब मैं वहाँ पर पोस्टेड था। तो एक इनपुट हमारे को मिली थी, एक इंटेलिजेंस मिली थी जहाँ पर हमारे को बताया गया था कि वहाँ पर उनके वेपन्स भी हैं और काफ़ी अवैध टाइप का काम हो रहा है उस पर्टिकुलर घर पे जहाँ पर हमारे को कॉर्डन करना था। तो वहाँ पर हम सुबह सुबह 5 बजे पहुँच गए थे और कॉर्डन करा हमने, और जैसे ही हमने गेट खोल के एंट्री करी अपने फोर्स के साथ में, हाँ। तो वहाँ पर वो लोग अलर्ट हो गए थे। पहले ही पता चल गया था हाँ, उनको तो कि something is somehow going they came to know कि हम लोग ने वहाँ पर ऑपरेशन करना है। on. तो and they just ran over there. So there was one person who fired also, but हमने फायरिंग का जवाब फायरिंग से नहीं दिया, बिकॉज एक्चुअली नागालैंड दीमापुर में क्या है कि सीज फायर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। सो दैट उसके मतलब उसके रहते हुए हम फायरिंग नहीं खोल सकते थे, तो हमने फायर नहीं खोला। वी मेंटेन्ड अ काम एंड हमने उनका पीछा किया। तो और पीछा करके नागाज आर जनरली नोन फॉर द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड विगर। तो वो काफी तेज भागने वाले दो थे इंसर्जेंट्स जो भाग मुझे रहे मजा आ रहा है इसमें आगे स्टोरी में। तो वो जब भाग रहे थे तो लकीली एक उसमें हमारे साथ हाथ में आ गया, और ही वाज अराउंड अधेड़ उम्र का आदमी था वो। तो जब हमने उसको पकड़ लिया और उसके पास के काफी AK-47 और कई हथियार बरामद हुए हमारे पास, और लेकिन जो उसका जो बेटा था वो भाग गया। वो हमारे हाथ नहीं लगा जिसने फायरिंग करी थी। तो दैट वाज वन इंसिडेंट, वी हैड अ वेरी क्लोज कॉम्बैट। तो बाद में एक इंटरेस्टिंग बात और पता लगी कि जो वो लड़का था वो जो बैंगलोर जो भागा था वो बैंगलोर में एक बहुत अच्छे नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, और वो उसके फादर जो है वो इंसर्जेंसी के अंदर शामिल थे। तो ये एक बहुत ज़्यादा हमारे को भी एक वी वर टेकन अ बैक कि यार ऐसा कभी होता है करके। सो लेटर ऑन दैट केस कंटिन्यूड, और फिर बाद में उसको सजा वजा हुई जो भी हुआ। सो दैट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो वो मेरे को आज भी याद आता है। वो आज मुझे वो स्टोरी याद आ गई कि जो आप चाहे नक्सलिस्ट कह दें, आप चाहे जिनको कह दें, कि जो ये कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड किसी न किसी इंजीनियरिंग या कहीं ना कहीं बहुत पढ़े लिखे रहते हैं जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई हैं, या बॉम्ब आप जिसको भी कह सकते हैं। मैं ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर, इज इट नेसेसरी टू गो विद अ गर्ल इन अ बॉल पार्टी और नॉट? See, it is not necessary, but definitely ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से। लास्ट वाले पॉडकास्ट में आया था ये क्वेश्चन। See, definitely in a ball dance party, if it is there, so you would want to go with a girl, right? तो अदरवाइज लड़के तो आपस में शादियों में बहुत डांस करते हुए मिल जाएंगे आपको, बट बॉल डांस इज वन थिंग दैट जो आपको एक ही बार मिलता है मौका, दैट इज जस्ट बिफोर योर पासिंग आउट परेड। तो यू लुक फॉरवर्ड कि मेरे साथ कोई गर्ल पार्टनर हो जिसके साथ मैं जा सकूं। अच्छा सर, आप देहरादून से हैं, आपकी स्कूलिंग देहरादून से हुई है, तो आज जब बहुत सारे, मैं भी कभी देहरादून जाता हूँ, पैसिफिक मॉल जाता हूँ, तो कभी कभी हम संडे में कुछ कैडेट्स को देखते हैं। तो आपको कभी ऐसा मौका मिला कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और आपको मौका मिला हो कि आज यार हम देहरादून घूमने जा रहे हैं, आज हम पैसिफिक मॉल जा रहे हैं, तो जब आप वो यूनिफॉर्म में जब आप पैसिफिक मॉल में एंटर हुए थे तो वो फीलिंग क्या होती है? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि जब वो कैडेट्स आते हैं तो सारे लोगों की नजरें तो उन्हीं पर होती हैं, और दे आर द बंस हु आर बियरिंग यूनिफॉर्म एंड वॉकिंग इन द मॉल। तो वो फीलिंग क्या रहती है सर? फीलिंग तो है, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। एंड बीइंग अ लोकलाइट तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि मैं घर भी आके विजिट कर लेता था अपने पेरेंट्स को। अच्छा। जब भी लिबर्टी मिलती थी, दो वी वर नॉट गेटिंग द लिबर्टी अनलेस वी पास द टेस्ट, जो हमारे मैंडेटरी टेस्ट होते हैं वो क्लियर करने के बाद ही आप ऐसे लिबर्टी पे आ सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए तो बहुत ही जा भी नहीं सकते। नहीं, अदरवाइज विदाउट क्लियरिंग दोस टेस्ट यू आर नॉट अलाउड टिल सच टाइम यू क्लियर द टेस्ट। तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग था कि वही लोकलाइट हूँ तो आई शुड गो आउट एंड मीट माई फ्रेंड्स एंड मीट माई पेरेंट्स। तो जब बाहर आता था तो इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आई एम वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड एवरीबडी यूज्ड टू फील हैप्पी अबाउट इट।
अरे वाह, वो मैं बस हम लोग फील कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। जैसा जब मैंने जायसवाल सर के पॉडकास्ट किए थे तो कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर ये वाला क्वेश्चन है कि सर ये इधर जो प्रिपरेशन वाला फेज है वो हमको पता है कि यार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर आने वाला है, लेकिन सर उधर के बाद वाले कुछ क्वेश्चन इनके थे। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर एसएसबी सर, एक मुझे क्वेश्चन जानना है कि जो पिक्चर आपने लिखा है, कुछ बच्चों के थ्रू मैंने ये भी सुना है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने एक पीपीडीटी, आपको पिक्चर मिला और आपने एक पिक्चर लिखी, एंड व्हेन यू आर फेसिंग दी पर्सन यू आर सिटिंग देयर, पिक्चर कुछ और लिखा है और उन्होंने देखा कि यार इसके अलावा मैं नैरेट कुछ दूसरी स्टोरी अच्छी कर सकता हूँ। तो ये सच बात है या सिर्फ है कि आपको जो पिक्चर आपने लिखी है आपको उसी को नरेट करना है, कि अगर आपके माइंड में कोई और अच्छा आइडिया आ गया तो आपने लिखा कुछ और है और नरेशन कुछ आपका और है, तो वो डज इट रियली बेनिफिशियल फॉर द कैडेट्स और नॉट? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने जो पिक्चर की जो स्टोरी लिखी है, द आइडियल सिनेरियो इज कि आपको उसी स्टोरी के ऊपर ही उसी को नरेट नरेट करना है, बिकॉज अगर आप उस स्टोरी पे नहीं नरेट कर रहे हैं तो पर्पस ऑफ द टेस्ट इज लॉस्ट। हाँ, सो द पर्पस ऑफ द टेस्ट इज कि आप उस पिक्चर को देख के कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज द मेन एम। और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप कोई और स्टोरी नरेट करने की कोशिश करते हैं, देन यू आर सर्टेनली पीनलाइज्ड फॉर दैट। ओके। अच्छा सर, एसएसबी में हम जो एसएसबी में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ जीटीयू हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इंटरव्यूस्ट हैं, तो उनमें सिर्फ एक पर्सन है जिससे फेस टू फेस बात होती है, वो है इंटरव्यूस्ट। तो सर बच्चा, मेरा बेसिकली सवाल ये है कि इंटरव्यूस्ट ने तो हमसे डायरेक्टली फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछ लिए, वट एवर यू वांट टू आस्क ही कैन आस्क। आप लोग किस किस बेस पर, आपका क्या परसेप्शन रहता है कि बच्चे ने जो लिखा है, जो टेट किया है, जो पीपीडीटी में लिखे हैं, वो सारी जो 12 स्टोरीज लिखी हैं, 12th वाली ब्लैंक स्टोरी में उसके बाद फ्री हैंड है, वो जो चाहे वो लिख सकता है, आप किस बेस पर उसको, क्योंकि आपकी बात भी नहीं हुई है बच्चों से, आप उनसे मिले भी नहीं है, आपका 40 मिनट्स 30 मिनट्स 20 मिनट 50 मिनट्स का कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, आप सिर्फ, आपके पास डेटा है बच्चे का, आप उसके बेस पे ही बच्चे को इस लेवल तक जज कर लेना इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग सर। जिसके लिए आपने जो मेंशन किया था मैंने कि सर ने DIPR का जो टेस्ट था उसको क्वालिफाई करने के बाद सर पोस्टेड थे 22 एसएससी बोर्ड भोपाल में। तो बाद में जो पीछे जो पोस्टेड है आपके पास बच्चे का डेटा आया, स्टोरीज आई सारी की सारी, और आप उसके बेस पे जो मार्किंग सिस्टम है, आप किस तरीके से मार्क्स देते हैं सर बच्चों को? अनुज, ये तो 4 महीने का कोर्स होता है, शायद उससे भी ज्यादा समय लगता है हमारे को पूरा ट्रेन करने में, तो उसको संक्षिप्त में बताना बहुत मुश्किल होगा कि कैसे हम इसको एनालाइज करके उस पर पहुंचते हैं कि बच्चे को सूटेबल है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं। सो बट इन नटशेल अगर मैं बताना चाहूँ तो फर्स्ट थिंग दैट आई सेड कि जो TAT स्टोरीज होती हैं उसके अंदर हाउ द candidate has identified with the characters and whether the stimulus जो दिखाया गया था पिक्चर में उससे उसने आइडेंटिफाई करके स्टोरी उससे रिलेटेड लिखी है कि नहीं लिखी है। सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि उसका गोल क्या है, किस लेवल का गोल उसने लिया है, और whether that goal is achievable or not, whether it is something practical or not, वेदर इट इज समथिंग रियलिस्टिक, और या फिर कोई फिल्मी स्टोरी लिख दी है कि मतलब आया और 4 लोगों को मार डाला और अकेले आदमी ने, तो दैट इज ओनली इन मूवीज, नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू हैपन। सो बिकॉज लाइक ऑपरेशंस हमने भी जैसे करे हैं तो समय लगता है एक ऑपरेशन को पर्टिकुलर अंजाम देने के लिए, तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स डेज ऑफ ट्रेनिंग, हार्ड वर्क एंड ग्रिट to come to that. Sir, जैसे I have already talked with Jaiswal sir. He was posted in 12 SSV board and you were in 22 SSV board. So according to you, in all over the country, which is the toughest board to get recommended through? See, there is no such board. ये एक बहुत बड़ी myth है कि ये बोर्ड पे जाएंगे तो ज्यादा रिकमेंडेशन हो जाएगा और उस बोर्ड पे कम है। ऐसा कुछ नहीं है। SSS को सेम टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है और सबका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, दो इट इज सब्जेक्टिव बट द ट्रेनिंग इज सच दैट असेसमेंट पैटर्न इज द सेम। सो इट कुड जस्ट हैपन कि एक बार किसी लॉट में वहां पर ज्यादा सिलेक्शन हो गया और अगली बार किसी और
बोर्ड में हो गया है, तो लोग उससे थोड़ा से कंफ्यूज से हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा बोर्ड का, कुछ ऐसी भी मैं सुनने में आता हूँ कि सर वहां आ गई, अरे यार वो तो वॉश आउट होगा वहां तो पूरा बैच, वहां से तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। द SSBs आर देयर टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स, एंड वी आर ऑलवेज वेलकमिंग कैंडिडेट्स इन द बोर्ड्स कि आप आइए और अपना सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरिए। बट जहाँ तक कि वॉश आउट की सवाल है, वो ठीक है, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन कि वो वॉश आउट हो गया होगा वो पर्टिकुलर बैच, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा सर, आपने एक वर्ड इसमें मेंशन किया था सर ने, वेलकमिंग वाला। तो लास्ट में भी कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपको एसएसबी की डेट्स चूज करनी होती है, तो इज इट रियली बेनिफिशियल कि आप जो स्टार्टिंग वाली डेट है उसको अगर आप चूज करते हैं तो आपके ज़्यादा सिलेक्शंस वहाँ से होते हैं, क्योंकि लास्ट तक आते आते जो सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी, तो लास्ट में ऐसा कुछ होगा कि कम पॉसिबिलिटी होगी, चांसेस कम होंगे आपके सिलेक्शन के, आप रिकमेंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने सर से भी ये क्वेश्चन पूछा था, सर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है यार, तो कि आप स्टार्टिंग वाले एक दो बैच चूज करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे रिकमेंड होने के, क्योंकि वहां पे अभी सीट्स खाली हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे रिकमेंड करते हैं। ऐसा भी कुछ है नहीं क्या? अनुज, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द सिलेक्शन पैटर्न रिमेन्स द सेम, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, द असेसमेंट जो इस तरीके से एसेसर्स करते हैं, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो क्राइटेरिया कि अब लास्ट में बचे हैं तो इनका सिलेक्शन कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल मिथ। ये और मिथ है, बच्चों को बस ये है कि कुछ सीनियर्स हैं कुछ जूनियर्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली हर कोई आदमी बता रहा है बस उसको। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू यू what is the right age or what is the right class to start preparing for the NDA, CDS or Air Force, or what is the right age to start preparing for the SSB? See, SSB is one place जहाँ पर आपको 5 दिन में जज किया जाता है कि आप सुटेबल हैं आर्मी के लिए कि नहीं। दे चेक योर पर्सनैलिटी ओवर देयर बेस्ड ऑन द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। सो पर्सनैलिटी इज अ वेरी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि 3 महीने में आपने पर्सनैलिटी डेवलप कर दी, ये बचपन से बच्चे की जैसे ग्रूमिंग होती है। एंड आई कीप टेलिंग मेनी पेरेंट्स ऑल्सो दैट you need to give a healthy work environment, healthy environment to the child, so that he can develop in that good environment. So जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एज होती है वो 2-3 साल से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। पहले बच्चा आता है और उसके बाद फिर वो एडोलेसेंट में पहुंचता है, मतलब पहले तो उसका फिर टीनेजर बनता है 2-3 साल से। हाँ, तो दैट इज हाउ द पर्सनैलिटी स्टार्ट्स डेवलपिंग। सो नॉट कि अब एसएसबी की तैयारी वो 3 साल से स्टार्ट कर देगा, दैट इज नॉट देयर, बट मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। So when it comes to if a child has made up his mind that he should join the defense forces, तो उसके लिए बच्चे को मेरे हिसाब से कम 9th या 10th से अपना फोकस उस तरीके से हो जाना चाहिए। He can join a Sainik school, he can join RIMC, there are various options, or there are other coaching academies also which have now on those models of RIMC also, so that option is always available with those children, और जिसमें एक ओवरऑल डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे जैसे बनती है वो बनाने की जरूरत है। जैसे कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में भी होना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस में भी होना पड़ेगा, एक अच्छा स्लीप साइकिल जरूरत है, एक अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत है, he has to read books, he has to read newspapers to increase his general knowledge and general awareness, उसको अपनी ग्रामर में वर्क अपॉन करने की जरूरत है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्क अपॉन करने की जरूरत है, और एक अच्छे माहौल में, एक कोऑपरेटिव माहौल में कैसे वो लोगों की मदद कर सकता है, कैसे उसकी दोस्ती बढ़ सकती है, उसका सोशल सर्कल क्या है, तो ये एक पूरा ओवरऑल पैकेज उसको डेवलप करने की जरूरत है। Okay. अच्छा sir, let's coming on to a little bit of personal question. Like you have already worked in the Indian Army and you have worked in the SSB board, and now Rohit sir is associated with Dreamers EduHub. So in these 3 phases, which was your best phase? Well, बेस्ट तो सारा रहा, मतलब मेरे 20 years of service in the Indian Army have been wonderful. मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने रिग्रेट किया हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और मुझे मतलब आई हैव लिव्ड माय लाइफ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा वर्ड बोला है सर ने, आई हैव लिव्ड माय लाइफ, एंड मेरा ये मानना है कि एनी अदर प्रोफेशन कैन गिव यू मनी,
can give you an opportunity to work, but army gives you life. Army gives you life. So मुझे अपने जीवन में जो 20 साल मैंने बिताए हैं बहुत अच्छा लगा. Because of some personal reasons, I had to leave and take premature retirement, and otherwise I would have loved to continue in the service, because the uniform that you wear उसका एक बात अलग ही होती है. बात अलग ही And होती है. now I am in the civil street and I am helping the youth to join the defense services and motivating them and telling them that how army is going to be a life changer for you. Life changer. Thank you. So वो काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है. अभी मैं ड्रीमर्स के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड हो गया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे को यंग blood मिलता है and they get motivated seeing me, तो I feel very nice. I feel even 20 years younger now. Even I get motivated here से seeing you. अच्छा सर, अभी जो बात हो ही रही है कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स है, उसकी जो बेसिक प्रिपरेशन है, जो आपने बताया था कि अपने ड्रीमर्स एजू हब में एनडीए के लिए जो बैचेस स्टार्ट हैं वो आपके अभी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप क्लास 10th के बाद 11th और 12th की स्कूलिंग के साथ साथ आप अपनी एनडीए की जो प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन और सर से, आपका सर जो अपकमिंग बैच है एसएसबी का, वो कब से स्टार्ट हो रहा है ड्रीमर्स में? That is starting from 15th of April, same date. Yes. Okay, students. So it's nice talking to you, sir, and we are really thankful to talk to you, and I hope the second part of this podcast will be updated very soon. And I request you, sir, in the second podcast we will ask only questions which is there, like रगड़ा वाला क्या है, क्या फेवरेट था, क्या कौन सा क्या था, वो सारे बिहाइंड दी वॉल्स वाले क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे. आपको कोई भी सवाल है सर से या मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा. वहां सर और मैं दोनों ही अवेलेबल हैं, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए. तो आज का पॉडकास्ट सर हम यही स्टॉप करते हैं. जय हिंद, थैंक यू, और वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और मैं आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू टॉक टू यू. थैंक यू अनोद, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू. थैंक यू.